नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। वक्त तो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से तमाम खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। तो रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां अलविदा जुमा की नमाज के वक्त सुरक्षा व्यवस्था कैसी रही, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। रमजान का आखिरी जुमा यानी अलविदा जुमा की नमाज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। अलविदा जुमा की नमाज को लेकर डीजीपी पल पल की निगरानी लेते रहे और साथ ही साथ संवेदनशील इलाकों में पुलिस का पहरा भी बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से अलविदा जुमा की नमाज कैमरे में कैद भी हुई और जानकारी भी ली गई। दरअसल यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलविदा जुमा की नमाज को लेकर अहम निर्देश दिया था, जिसको लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने वीसी के जरिए यूपी के सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया था कि संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी जाए, ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाए और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी पैनी नज़र रखी जाए, जिससे अराजक तत्व अपने मंसूबे में कामयाब न हो सके। आज राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के हर जिलों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अलविदा जुमा की नमाज हुई और देश के अमन शांति के लिए दुआ भी मांगी गई। इस दौरान पुलिस के जवान पूरी तरह से मुस्तैद भी रहे। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। खबर लखनऊ से है, जहां टीले वाली मस्जिद में अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई। नमाज के वक्त सुरक्षा व्यवस्था कैसी रही, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता पुनीत मोहन। पवित्र रमजान महीने का आज आखिरी जुमा है और इस वक्त हम लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पर मौजूद हैं और अभी कुछ देर पहले अलविदा की नमाज अदा करी गई है और नमाजी नमाज पढ़ करके बाहर निकल रहे हैं। इनके हाथों पर आप काली पट्टियां देखेंगे। ये काली पट्टी वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने के लिए जताई जा रही है। कई लोग वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं और हाथ में काली पट्टी बांधे हुए हैं। लखनऊ पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। पुराने लखनऊ को 5 जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया था। 64 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए थे। भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। इसके अलावा 4 टीमें साइबर की व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद मंसूरी के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर देहरादून से है, जहां शासन में नए मुख्य सचिव को लेकर चर्चाओं का बाजार अब बंद हो चुका है। आपको बता दें, इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में आखिरकार इंडिया वॉइस की खबर पर मोहर लगी है। उत्तराखंड शासन के मुखिया के तौर पर, मुख्य सचिव के तौर पर जो अभी तक अपर मुख्य सचिव थे आनंद वर्धन, जो 1992 बैच के आईएएस अधिकारी थे, उनके नाम की सहमति हो चुकी है। उनके नाम को मंजूरी मिल चुकी है और अब उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव आनंद वर्धन यहाँ पर होंगे। वर्तमान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो रहा है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि 1 अप्रैल से नए मुख्य सचिव के तौर पर आनंद वर्धन अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। आनंद वर्धन 1992 बैच के आईएएस अधिकारी थे। केंद्र में प्रतिनियुक्ति के लिए जो सूचीबद्धता थी उस पर भी उनकी मंजूरी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने उत्तराखंड राज्य में रहकर ही राज्य की सेवा करने का मन यहाँ बनाया था और अपने विचार यहाँ पर रखे थे। ऐसे में ये समझा जा सकता था कि लगातार जो चर्चाओं का बाजार उत्तराखंड शासन में गर्म था कि कौन अगला मुख्य सचिव होगा, उस पर अब विराम लग चुका है और मुख्यमंत्री की पहली पसंद के तौर पर भी ये समझा जा सकता है कि जो 1992 बैच के आईएएस अधिकारी थे आनंद वर्धन, अब वो मुख्य सचिव यहाँ पर होंगे और उसको अब वो 1 अप्रैल से अपनी कमान संभालते हुए भी नजर आएंगे। तो उम्मीद की जा सकती है कि उत्तराखंड शासन अब उनके नेतृत्व में बेहतर काम करता हुआ नजर आएगा और राज्य में विकास की जो रफ्तार होगी तेज गति से आगे बढ़ेगी। कैमरामैन इंडिया वॉइस। खबर देहरादून से है, जहां निजी स्कूल प्रबंधन के द्वारा लगातार फीस बढ़ाई जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धनराज गर्ग। स्कूलों का नया सीजन शुरू होने वाला है और उससे पहले कहीं ना कहीं जो स्कूल संचालक हैं वो लगातार अपनी मनमानी पर उतर आए हैं, क्योंकि देखिएगा कि लगातार कहीं ना कहीं फीस बढ़ोतरी की बात निकलकर सामने आ रही है। जो स्कूल संचालक हैं वो लगातार फीस बढ़ोतरी कर रहे हैं और जिसको लेकर अभिभावकों ने स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया है और साफ तौर पर अभिभावकों का कहना है कि जिस तरह की फीस बढ़ाई जा रही है और लोगों का कहीं ना कहीं उत्पीड़न किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही अभिभावकों का ये भी कहना है कि यदि इस तरीके से
फीस बढ़ती है तो वो स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन भी करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो स्कूल के गेट पर ताला जड़ने का भी काम करेंगे। लेकिन वही देखिएगा कि धन सिंह रावत जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहीं ना कहीं आश्वासन उन लोगों को दिया है कि किसी भी तरह की फीस उत्तराखंड के अंदर किसी भी स्कूल में नहीं बढ़ाई जाएगी। यदि कोई भी स्कूल संचालक इस तरीके से फीस बढ़ाता है या फिर किताबों को लेकर कहीं ना कहीं जो दबाव है वो अभिभावकों पर बनाता है कि स्कूल से ही किताबें ली जाए, तो उस पर कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई करने की बात जरूर धन सिंह रावत ने की है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जब स्कूल खुलेंगे तो क्या ये फीस बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से स्कूल संचालक अपनी मनमानी चला रहे हैं उसको। खबर अयोध्या से है, जहां 6 अप्रैल को रामनवमी पर फिर होगा रामलला का सूर्य तिलक। इस बार वैज्ञानिकों ने खास योजना बनाई है। ये योजना क्या है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विनय मिश्रा। में रामनवमी की तैयारियों को लेकर के प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर दी है और इसके लिए पूरी तैयारियां की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसमें समीक्षा बैठक भी की है और इसको लेकर के जो है श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पे काफी बढ़ सकती है कि 30 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक की जो है यहाँ रामनवमी का मेला लगेगा और 6 अप्रैल को यहाँ पे राम का जन्मोत्सव का कार्यक्रम होगा। और जन्मोत्सव भी इस बार भव्य तरीके से होगा कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इस बार सूर्य की किरण जो है भगवान राम के चेहरे पे जो है ठीक 12 बजे दोपहर पड़ेगी और 4 मिनट के लिए रहेगा और इसके लिए जगह जगह पे 100 एलईडी की टीवियों की व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालु जहां पे भी रहे वहां पे भी भगवान रामलला का जन्मोत्सव का दर्शन कर सकेंगे। और सरयू नदी में जो स्नान करने जाएंगे उसकी भी यहाँ पे पूरी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना ना हो तो उसके लिए सीसी कैमरे और ड्रोन कैमरे के माध्यम से जो है निगरानी भी रखी जा रही है। सबसे ज्यादा जो है सोशल मीडिया भी निगरानी की जा रही है। किसी भी प्रकार की अफवाह अगर कोई फैलाता है तो उसके खिलाफ भी यहाँ पे सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और इस बार गर्मी का भी प्रचंड प्रकोप चल रहा है तो उसको लेकर के श्रद्धालुओं के लिए जो है टेंट की भी, छाया की भी व्यवस्था की गई है। कारपेट भी बिछाने का कार्य यहाँ पे शुरू हो गया है। तो इस तरीके से जो राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम है वो पूरे तरीके से भव्य और तरीके से बनाया जाएगा। और इस बार जो है कई मंदिरों से झांकियां भी भगवान राम की निकलेंगी। तो यहाँ पे जन्मोत्सव को लेकर के अयोध्या में पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस अयोध्या। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां जवानों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला है। अब यह हादसा क्या था, बता रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीकांत दास। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने सड़क पर लगाया था 45 किलो का आईडी, जिसे सुरक्षा बलों ने सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर दिया है। आपको बता चले कि बीजापुर में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा खतरा तैयार किया था। उन्होंने चेलपार से 2 किलोमीटर दूर पलनार रोड पर लगभग 45 किलो का आईडी लगाया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने इसे डिफ्यूज कर दिया है और एक बड़ा हादसा टल गया है। बीजापुर के पालनार कैंप से शुक्रवार सुबह एरिया डोमिनेशन के लिए निकली सुरक्षा बलों की टीम ने नक्सलियों के द्वारा लगाया गया 45 किलो आईडी मिला, जिसे सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर दिया गया है। इतने बड़े आईडी को लेकर के नक्सलियों के द्वारा इसे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी थी, लेकिन इससे पहले ही सुरक्षा बलों ने इसे डिफ्यूज कर दिया। जवानों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया है, जिसे लेकर के सुरक्षा बलों में काफी उत्साह है। जिस वक्त आईडी को डिफ्यूज किया गया उस दौरान जब तेज धमाका हुआ और दूर तक मिट्टी उड़ के चली गई। नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा पार्टी के वाहन को निशाना बनाने के लिए 45 किलो आईडी लगाई थी। मैं श्रीकांत दास, इंडिया वॉइस के लिए, रायपुर, छत्तीसगढ़। खबर अलीगढ़ से है, जहां जामा मस्जिद में अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई। कैसी व्यवस्था रही, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शाहनवाज। इस समय हम खड़े हुए हैं अलीगढ़ की शाही जमा मस्जिद पर, जहां पर जुमा अलविदा की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुकी है। बात करें अलीगढ़ प्रशासन की तो अलीगढ़ प्रशासन के द्वारा पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए, तो उसी के चलते पुलिस प्रशासन के द्वारा पीएसी आरएफ की निगरानी में और ड्रोन कैमरे की निगरानी में सतत निगरानी रखी गई थी, जिसके बाद शाही जमा मस्जिद में अलविदा जुमा की नमाज को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराया गया है। वहीं एएसपी मयंक पाठक के द्वारा बताया गया कि पुलिस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए यहाँ सारे इंतजाम किए गए थे और खासतौर पर नमाजियों से ये अपील की गई थी कि वो सड़कों पर उतरकर नमाज को अदा न करें। उसी के चलते विशेष समुदाय के लोगों ने भी इस बात को माना। हालांकि बात करें शहर मुफ्ती की तो उनके द्वारा भी अपील की गई थी कि जिस तरीके से लोग ज्यादातर अपनी मोहल्लों की मस्जिदों में ही नमाज को अदा करें, अगर जरूरी समझे तभी जाए।
उसके बाद समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से जुमे अलविदा की नमाज को अदा किया गया है। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे और प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर था। ड्रोन कैमरों की निगरानी रखी जा रही थी, जिसके बाद अलविदा जुमा की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुकी है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। खबर यूपी से है, जहां चाय न मिलने पर बवाल मच गया। बवाल इतना बढ़ गया कि बात सस्पेंशन तक पहुंच गई। पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां हापुड़ सदर विधायक विजयपाल आरती को एक कार्यक्रम के दौरान देर से चाय आने के बाद हंगामा हुआ। आपको बता दें, कल हापुड़ सदर विधायक विजयपाल आरती सरकार के 8 साल पूरे होने को लेकर हापुड़ ब्लॉक में एक कार्यक्रम कर रहे थे और सरकार की उपलब्धियों के बारे में बता रहे थे। इसी दौरान हापुड़ बीडीओ श्रुति सिंह ने सदर विधायक विजयपाल आरती के लिए चाय मंगाई थी और चाय देरी आने को लेकर विवाद शुरू हुआ। इसके बाद एडीओ पंचायत बिशन सक्सेना ने हापुड़ सदर विधायक के साथ बदसलूकी कर दी थी और इसी बदसलूकी की शिकायत सदर विधायक ने डीएम प्रेरणा शर्मा से की थी। डीएम प्रेरणा शर्मा ने विधायक की शिकायत का तुरंत संज्ञान लेते हुए एडीओ पंचायत का ट्रांसफर हापुड़ से कर दिया है और उनके सस्पेंशन की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, कल हापुड़ ब्लॉक में एक कार्यक्रम था सरकार के 8 साल होने को लेकर। हापुड़ सदर विधायक विजयपाल आरती वहां मौजूद थे और इसी बीच बीडीओ श्रुति सिंह ने विधायक जी के लिए चाय मंगाई थी। चाय देरी से आई, इसको लेकर एडीओ पंचायत और विधायक के बीच कहासुनी शुरू हुई और एडीओ पंचायत ने विधायक सदर के साथ बदसलूकी कर दी। इसी बदसलूकी की शिकायत सदर विधायक ने डीएम प्रेरणा शर्मा से की और उनकी शिकायत के बाद आनन फानन में एडीओ पंचायत का हापुड़ से गढ़ के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है और उनके सस्पेंशन की कार्रवाई जारी है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। रिपोर्टर्स लाइव में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर महाराजगंज से है, जहां अवैध ढंग से भारत में घुसपैठ के दौरान नीदरलैंड का एक नागरिक गिरफ्तार हुआ है। इस गिरफ्तारी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनुराग जायसवाल। जिले में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर एसएसबी 6वीं वाहिनी के बीओपी सुंडी के जवानों ने गश्त के दौरान एक विदेशी नागरिक को नेपाल से भारत में साइकिल से प्रवेश करते समय गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए विदेशी नागरिक की पहचान नीदरलैंड के पालस जोहान्स थियोडोरस के रूप में हुई है। वही गिरफ्तार किए गए विदेशी नागरिक से एसएसबी और लोकल इंटेलिजेंस की टीम यह पता करने में जुटी हुई है कि आखिर उसका भारत में प्रवेश करने का उद्देश्य क्या था। इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियां इस बात का भी पता लगाने में जुटी है कि क्या गिरफ्तार किए गए विदेशी नागरिक को स्थानीय स्तर पर कोई मदद मिल रही थी। अब पूछताछ के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि विदेशी नागरिक का भारत में प्रवेश करने का उद्देश्य क्या था। इंडिया वॉइस के लिए महाराजगंज से अनुराग जायसवाल की रिपोर्ट। खबर मैनपुरी से है, जहां मेरठ और औरैया जैसा एक मामला फिर सामने आया है। फिर एक पत्नी ने अपने पति की जान लेने की कोशिश की। पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ससुराल आए जो पति है, युवक है, उसके साथ गोली मारने का काम किया है। गोली हालांकि युवक के पैर में लगी है और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। तो वही पूरा मामला मैनपुरी के बरनाल थाना क्षेत्र के रहने वाले जो टीटू कुमार हैं, वो मुगलपुर गांव के रहने वाले हैं। बरनाल थाना क्षेत्र से उनकी शादी कुर्रा थाना क्षेत्र के गाँव मोहब्बतपुर में हुई थी, जहाँ उनकी पत्नी अंजलि कुमार के साथ उनके गांव के ही एक युवक के साथ प्रेम संबंध थे। प्रेम संबंध होने के साथ ही जिसको लेकर फ़ोन पर बात करना टीटू मना करता था, क्योंकि वह शादी कर चुका था। अंजलि से कहता था अब बात करना बंद कर दो इसको। झगड़ा करने के बाद अंजलि अपने मायके चली गई और उसको बुलाने के लिए जब वह टीटू घर पहुंचा तो उसने प्रेमी के साथ मिलकर उसको गोली मार दी। गोली उसके हालांकि पैर में लगी है। टीटू कुमार घायल अवस्था में ही आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं और उन्होंने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपी जो युवक है और आरोपी जो उसकी पत्नी है अंजलि, दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उसकी जान को खतरा बना हुआ है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां एक साथ 4 बच्चों की मौत से बवाल मच गया। बच्चों की मौत का कारण क्या था, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ। राजधानी लखनऊ में विषाक्त भोजन करने से पुनर्वास केंद्र के 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 20 बच्चों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना को लेकर डीएम लखनऊ ने जांच के आदेश दिए हैं। पूरा मामला राजधानी लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र स्थित पुनर्वास केंद्र का है, जहां पर 2 दिन पहले करीब 2 दर्जन से अधिक बच्चों की हालत बिगड़ गई थी, जिन्हें अस्पताल लाया गया। अस्पताल में 2 बालक और 2 बालिकाओं समेत 4 बच्चों की मौत हो गई। इस मौत के बाद हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने पर सरकारी अफसर अस्पताल पहुंचे और जायजा लिया। बीमार 20 बच्चों को लोक बंधु बलरामपुर समेत अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल प्रशासन को अब 4 बच्चों के मौत मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। फिलहाल इस मामले में डीएम लखनऊ ने जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही साथ शेल्टर होम में डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से लापरवाही हुई और पुनर्वास केंद्र में रह रहे अनाथ और मानसिक रूप से विक्षित 4 बच्चों की मौत हुई है, इसमें प्रशासन का क्या एक्शन रहता है, यह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि पुनर्वास केंद्र में बच्चे विषाक्त भोजन करने से बीमार हुए थे। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां योगी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कार्यक्रम मनाया जा रहा है। लोहिया कला भवन में सिद्धार्थनगर जिले के लोहिया कला भवन में कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें प्रभारी मंत्री वहां पहुंचे और जो है योगी सरकार की जो उपलब्धियां हैं 8 साल में जो उपलब्धियां थी उनको बताया गया। आपको बताते चले कि उनके द्वारा बताया गया कि योगी सरकार 8 साल में क्या विकास किए और उनके बारे में गहनता से लोगों को बीच रखा गया। अब देखने की बात यह है कि 8 साल बीत जाने के बाद योगी सरकार की जो उपलब्धियां हैं अभी तक क्यों नहीं बताई गई। अब 8 साल बीतने के बाद योगी सरकार की उपलब्धियां बताई जा रही है। अब ये प्रोग्राम करने की क्या नौबत आई, प्रोग्राम के जरिए प्रभारी मंत्री जी ने बताया जो योगी सरकार 8 साल में क्या। खबर बलौदा बाजार से है, जहां जिला पंचायत सम्मान समारोह कार्यक्रम के भेजे गए आमंत्रण पत्र में जो शब्द लिखा था उस पर बवाल मच गया। अब ऐसा क्या लिखा था, बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। इस वक्त एक बवाल मच गया जब जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का सम्मान समारोह किया गया था। उसके इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा थे। अब आपको बता दें कि जो कार्ड में जो जब कार्ड छपने के बाद जब निमंत्रण जब दिया गया, तब जनपद सदस्य को मुन्नालाल कोसले को एवं समस्त हरिजन समाज का प्रयोग करते हुए किया गया। तो उस बात को लेकर हर सतनामी समाज नाराज हो गया। सतनामी समाज सीधा थाने पहुंच गया और वहां पर बड़ी तादाद में सतनामी समाज के लोग वहां पर नारेबाजी करने लगे और जनपद अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने लगे और जो पंच को दिए गए थे नेत्र रामधुरू उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने लगे। बाद में आकांक्षा जायसवाल जो जिला पंचायत के अध्यक्ष है उसने माफ़ी मांगा। माफ़ी मांगने के बाद भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी तो सत्तामय समाज आकांक्षा जायसवाल को तो माफ़ कर दिए, परंतु नेत्र रामधुरू जो पंच है और खैरी के जो पंच को उसको माफ़ नहीं किया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की, पुलिस ने उसके नेत्र रामधुरू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी और विशेष अनुसूचित जाति एक्ट के तहत
उन्हें गिरफ्तार मामला दर्ज किया गया है। अब विवेचना जारी है कि इस कार्ड में कौन हरिजन शब्दों का प्रयोग किया था। इसी बात को बवाल मचा था। आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन कार्ड में जब कार्ड गया तो इस प्रकार की जो घटना घटी, उससे ये स्पष्ट है कि वह पार्टियों में लेके बवाल है और एक दूसरे के खिलाफ टीका टिप्पणी का है, जिससे लेकर इतनी भी घटना घटी और मामला थाने तक पहुंच गया और एफआईआर कायम हुई। इस प्रकार की आमंत्रण में लिखा जाना है बहुत अशोभनीय है। आपको बता दें कि लगातार सतनामी समाज इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी रुखा हुआ है और काफ़ी नाराज है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमको अपमानित करती है। लेकिन इसी बात को लेकर वहाँ पर सले बंजारे हैं, कांग्रेस के हैं, वो भी वहाँ पर नारेबाजी करते हुए थाने में है और एफआईआर दर्ज की मांग करते हैं। परंतु उच्च भाजपाई नेताओं और मंत्रियों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ और नेतराम के ध्रुव के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया। अब आगे कार्रवाई क्या होती पुलिस की, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन निश्चित है कि इस प्रकार की हरिजन शब्दों का प्रयोग करना गलत है और इसी बात को लेकर हत्या से नाराज हुआ था। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदाबाजार से। और इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।